दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। आज राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने वोट चोरी को लेकर के चुनाव आयोग को घेरा है। और जिस तरीके के आरोप उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए थे, आप उससे कहिए कि 2 कदम आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ने इस बार सबूत पेश किए हैं, लोगों को मीडिया के सामने खड़ा किया है और बताया कि किस तरीके से ऑटोमेटेड तरीके से वोटरों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने 7 दिनों का वक्त दिया है चुनाव आयोग को कि कर्नाटक की जो सीआईडी है, जो जानकारी मांग रही है, उसको जो है उपलब्ध कराया जाए। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विस्तृत पैनल है और काफ़ी अनुभवी पत्रकार हैं। हमारे साथ तस्लीम खान सर हैं, जो नेशनल हेराल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। ये कहिए कि एक इन हाउस जो है पत्रकारों का, जो सीनियर पत्रकारों की एक आप कह सकते हैं कि जो सानिध्य है, वो इस डिबेट में है। और नागेंद्र सर हैं हमारे साथ, लखनऊ से जुड़े हैं। और विश्वदीपक सर हैं, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ और किस तरीके का एटमॉस्फेयर था, किस तरीके का माहौल था, क्या सवाल थे, क्या गपशप चल रही थी, उस पर भी बात करेंगे। उत्तम सेन गुप्ता सर हैं हमारे साथ और बंगाल से वो जुड़ रहे हैं, कोलकाता में हैं इस समय। और सबने जो है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है। मैं विश्वदीपक सर आपसे शुरू करूंगा, आप वहां पर थे। आप हमें बताइए कि आपने क्या देखा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं, अ, इस आलोक में कि इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दिया है और आरोपों को खारिज किया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो जवाब है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। उस पे हमें कुछ हैरान होने वाली बात नहीं है। हाँ, हैरानी की बात तब होगी जब इलेक्शन कमीशन सबूतों के साथ आए और वो इस चीज को डिनाई करे। राहुल गांधी ने जो कहा है वो उनका जो एक कैंपेन है जिसको वो कहते हैं कि वोट चोरी, यानी कि हमारा जो संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसमें जो है इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी के साथ मिल करके गठबंधन करके जिस तरीके से सिस्टमेटिकली, देखिए इंपॉर्टेंट शब्द है सिस्टमेटिकली, इस बार उन्होंने बकायदा इस चीज को, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कैसे वोट ऐड किए गए थे। एक घर में 400 लोग हैं, 500 लोग रह रहे हैं, 4-5 तरीकों से कैसे कैसे नाम जोड़े गए, फर्जी तरीके से मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई और अंततः जो है रिजल्ट प्रभावित हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया कि कैसे एक सिस्टमेटिकली, एक योजनाबद्ध तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उन नंबरों से जो कि कर्नाटक के थे भी नहीं, अलंग कंस्टिट्यूएंसी में 6,000 से ज्यादा वोटरों का नाम डिलीट किया गया और उन लोगों के जरिए डिलीट किया गया जिनको खुद मालूम नहीं है। कल्पना करिए, इसको ऐसे समझिए आप कि मैं आपका वोट डिलीट करता हूँ, मेरे नंबर से आपका वोट डिलीट होता है, लेकिन ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है कि वोट कैसे डिलीट हुआ। बाद में जब उन्होंने इसकी पड़ताल की, कांग्रेस पार्टी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन किया, लंबा इन्वेस्टिगेशन किया, वो करीब समझे कि 2-3 हजार पन्नों का फिर से अपना दस्तावेज लेकर के आए थे, तो पता चला कि इसको बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए एक कॉल सेंटर से इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण थी। रही बात एटमॉस्फेयर की, तो आप देखिए कि ये इसमें कन्नड़ मीडिया बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे, मलयालम से मतलब केरल की मीडिया बहुत बड़ी संख्या में थी, तमिलनाडु की मीडिया बहुत बड़ी संख्या में थी। आमतौर पर जो कांग्रेस की पीसी होती है या जो नॉर्थ इंडियन पार्टीज की जो पीसी होती है उसमें साउथ की मीडिया का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। पर चूंकि ये मामला वोट चोरी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक नेशनल इशू बन चुका है अब, कांग्रेस पार्टी ने इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। ये बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पे भी ये मुद्दा, इसकी आवाजें आपको सुनाई पड़ती हैं। कर्नाटक का तो ये मुद्दा था ही एलन सीट का, तो इसलिए बड़ी संख्या में साउथ की मीडिया भी वहाँ पे बहुत मौजूद थी। और जो कांग्रेस के लीडर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, राहुल गांधी की खुद की जो बॉडी लैंग्वेज है, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि मैं इस पोडियम पे तभी नहीं आता हूँ, ऐसे नहीं आता हूँ। उन्होंने सबसे पहले एक तरीके से कही है कि अपना स्पष्टीकरण दिया कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ और मैं कोई बात यूं ही हवा में नहीं कहता, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और मैं इस मंच पे तभी चढ़ता हूँ जब हमारे पास पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, ये उनके शब्द थे, ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंस होते हैं, तब जाकर के मैं अपनी बात कहता हूँ। तो कुल मिला करके ऐसा लगता है देख करके कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है। और उन्होंने कहा कि अभी एच बॉम्ब आया नहीं है, एच बॉम्ब के लेकर के बहुत सारे लोग गए थे, क्यास लगाए जा रहे थे कि आज एच बॉम्ब आएगा, उन्होंने कहा नहीं, एच बॉम्ब की मैं फाउंडेशन रख रहा हूँ, उसकी बुनियाद तैयार कर रहा हूँ, अभी एच बॉम्ब आने वाला है। तो ये बिल्कुल एक कंटिन्यूएशन में इस चीज को देखा जाना चाहिए कि उनकी कैंपेन जो है इसको, वो उसका एक दूसरा हिस्सा है। आने वाले दिनों में आपको ऐसी बहुत सारी कैंपेन्स दिखाई पड़ेंगी और कांग्रेस अपना अटैक इस मुद्दे पर और शार्पन करने जा रही है। पहली बार हुआ है, मैंने खुद देखा, मेरे ख्याल से हम सब ने इसको नोटिस किया होगा
कि चीफ इलेक्शन कमीशन को नाम लेकर के उन्होंने डायरेक्टली अक्यूज किया। उन्होंने कहा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ और इस देश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका नाम लेकर के मैं पहली बार ये अक्यूज कर रहा हूँ, उसको डायरेक्टली अक्यूज कर रहा हूँ, और उन्होंने इसके सबूत दिखाए। तो इस तरीके से काफी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारे ऐसे खुलासे देखने को मिलेंगे। तस्लीम सर, जो है मैं आपके पास आऊंगा और आप देखिए, जो ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने उसमें राहुल गांधी को चैलेंज किया था कि आप एफिडेविट दीजिए, नहीं तो आपको माफी मांगनी होगी, वो भी पूरे देश से। राहुल गांधी ने उस कड़ी को आगे बढ़ाया है और माफी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा था कि मैंने संविधान की शपथ ली और मेरा जो एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप में एक तरीके से शपथ है। तो अब आप जो है राहुल गांधी की इस पीसी के बाद आप इलेक्शन कमीशन को कहां देख रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ एक अनऑथराइज्ड डॉक जारी कर देना, ट्वीट कर देना और कह देना कि ये सब कुछ बेबुनियाद है, क्या इतना काफी है जनता का भरोसा जगाने के लिए? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर देखें राहुल गांधी के वीडियोज को, तो हजारों लाखों की संख्या में लोग देख रहे थे। मैं सिर्फ राहुल गांधी के चैनल पे देख रहा था, 60-65 हजार से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। आप देखिए कि जनता में ये मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से बैठ गया है और एक सवाल ये है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो क्या वहां पर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं? तस्लीम सर, आप म्यूट हैं, बोलिए सर। अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल। राहुल गांधी की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए सबूत सामने रखे थे, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कर्नाटका और महाराष्ट्र की एक एक विधानसभा का जिक्र किया और बाकायदा उन्होंने जो दावे किए हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जैसे दीपक बता रहे थे कि पूरी क्रोनोलॉजी उन्होंने समझाई है कि किस किस तरीके से किया गया। और जैसा आप कह रहे थे कि चुनाव आयोग ने एक अनाधिकृत क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर जारी कर दिया कि ऐसा नहीं होता है जैसा कि राहुल गांधी का। यहाँ सवाल उठता है कि देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बचाए रखने और उसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और बीते काफी समय से हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम साबित हो रहा है। और नाकाम साबित हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव का आयोजन करना ही नहीं और नतीजे घोषित करना नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होता है कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है चुनावी प्रक्रिया को, और उसमें कुछ भी ऐसा काम ना हो जिससे उस पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता हो। लेकिन चुनाव आयोग ये काम नहीं कर पा रहा है। और अब सवाल यहाँ पर उठता है कि चुनाव आयोग ये काम नहीं कर पा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अगर थोड़ा सा और पीछे जाए तो हम पाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो नियम था, जो जो व्यवस्था थी, उसमें बदलाव कर दिया गया। उसमें बदलाव करके ये व्यवस्था, पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। लेकिन उस व्यवस्था को बदल के अब ये कर दिया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अभी भी 3 लोगों का ही पैनल है। उसमें प्रधानमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री द्वारा चयनित एक केंद्रीय मंत्री होगा। तो ऐसे में अगर हम ये माने कि जिस व्यक्ति को या जिस पद पर एक बड़े जिम्मेदारी वाले पद पर बिठाए जाने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया में ही जब विसंगति हो गई है और वहां पर गड़बड़ हो गई है, तो उससे हम कैसे उम्मीद करें। अब सीधा मैं पक्षपात शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन हमें पक्षपात साफ साफ नजर आता है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर प्रश्न है, चुनाव आयोग की निष्ठा पर प्रश्न है, चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न है। लगातार सवाल उठ रहे हैं, पिछले कई चुनावों से सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, और ये बहुत ही चिंता की बात है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जिसने एक लंबे संघर्ष के बाद इस देश को स्वतंत्र करा के लोकतांत्रिक रास्ते पर चलाया,
उस रास्ते को तहस-नहस किया जा रहा है। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग जो अनधिकृत तरीके से कर रहा है, ज्ञानेश कुमार को फिर से, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, फिर से सामने आना चाहिए और ईमानदारी के साथ एक-एक सवाल का जवाब देना चाहिए। और एक करेक्शन मैं करना चाहता हूँ, जो आपने अपने शुरुआती बात में कही थी कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो 7 महीने का वक्त नहीं दिया, उन्होंने 7 दिन की बात कही कि चुनाव आयोग को 7 दिन के अंदर हमारे इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। नंदन। जी सर, बिल्कुल 7 दिनों का वक्त दिया है उन्होंने, और 7 दिन में जो है उन्होंने कहा है कि कर्नाटक सीआईडी को जो है आप सबूत सौंपे जो मांगे जा रहे हैं। नागेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो अब राहुल गांधी बनाम ईसी की जो लड़ाई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगले 2-3 महीने तक राहुल गांधी ने कहा है कि चलेगी, और उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर से मदद मिल रही है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए नंदन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कड़ी में जोड़ के तो हम देख ही रहे हैं इसको, इसका और उसका विस्तार भी है ये। लेकिन हम इसको इस रूप में देख रहे हैं कि ये दिखने में कुछ छोटी लग रही है, लेकिन इसका निशाना बहुत बड़ा है, इसमें चोट बहुत बड़ी है। इसने इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस बीच में जो गैप आया था, उस गैप को में जो सवाल उठ रहे थे कि वो हाइड्रोजन बम कब, तो हाइड्रोजन बम तो अभी आना बाकी है, लेकिन जिस जिस धमाके के साथ ये जो 2 ही घटनाएं आई हैं सामने, इसने चुनाव आयोग को नहीं, पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया है। मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूं कि मुझे ईवीएम पे किससे कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिस्टम से शिकायत है। यहाँ मामला सिस्टम का ही है, यहाँ सिस्टम ही है जो काम नहीं कर रहा है, या सिस्टम ही है जो कन्विंस हमें नहीं कर पा रहा है कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं या राहुल गांधी सच कर रहे हैं या चुनाव आयोग सच कर रहा है, चुनाव आयोग गलत कर रहा है। ये काम चुनाव आयोग करना है। और आज चुनाव आयोग को ऐसे जबरदस्त कटघरे में खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने। ज्ञानेश कुमार जी की अपनी शैली में ही उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के अंदर इसका इसको प्रमाणित करें या माफी मांगे। और वो जिस दिन अगर याद कीजिए, जिस दिन ज्ञानेश कुमार बात कह रहे थे, वो किसी मुख्य निर्वाचन आयोग की भाषा नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जैसी भाषा थी। वो उस भाषा में किसी चुनाव आयोग से आयुक्त उम्मीद नहीं की जाती है। और आज राहुल गांधी ने बीइंग एलओपी, बीइंग पॉलिटिकल पर्सन, बीइंग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, उनकी भाषा में ही उनसे पूछा है कि 1 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दीजिए, अपने वो ताकत साबित कीजिए, नहीं तो उन्हीं का ये। तो आज चुनाव आयोग इस मामले में साफ कटघरे में खड़ा हुआ है। भाई आप ये देखिए कि जितने और जैसे जैसे सबूत बेंगलोर से लेके आज दिल्ली तक सामने आए हैं, सारे अपने आप में अगर आप सिंक्रोनाइज कर ले, साथ रख ले, तो मैं तो ये कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पुख्ता आधार है कि इसकी सुमोटो संज्ञान ले और इंटरवीन कर सकता है इसमें। सुप्रीम कोर्ट की बात बाद में आती है। मेरा सवाल, मेरी चिंता सिर्फ इसलिए है कि आज अभी मैंने जो आपने भी बताया और चुनाव आयोग का जो जवाब देखा है मैंने, क्या इसे जवाब मानेंगे? क्या इसे कोई भी जवाब मान सकता है? ये सफाई भी नहीं है। ये एक तरह की, मतलब मुझे ये शब्द यूज नहीं करना अच्छा नहीं लग रहा है। ये एक तरह की बेशर्मी है कि आप किसी भी चीज को बस खारिज कर दीजिए, किसी भी चीज का। भाई आप यहाँ मौका या अवसर खारिज करने का नहीं है। ये अवसर ये नहीं है कि हम जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है। ये अवसर इस बात का है कि हम ये भरोसा जगाएं कि नहीं, हम सही हैं। ये अतीत से लेके आज तक के अनुभव हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल यूपी के चुनाव का दूं कि नूर मोहम्मद उस समय वहां पे निर्वाचन आयुक्त थे, और हम लोग छोटा सा मामला लेके गए थे उनके पास, और उन्होंने मतलब इमीडिएट पूरा उन्होंने कर दिया था, मतलब कन्विंस किया कि हाँ ये इस तरीके से चीजें हुई हैं और यहाँ पर गलती हुई है, और उन्होंने पेनलाइज भी किया था। हमने टीएन सेशन के टाइम में देखा, हमने तमाम चुनाव हम सब लोगों ने देखे हैं। मैंने टीएन सेशन के जमाने में पटना में होते हुए चुनाव को देखा है कि पटना में कंकड़बाग का एक बूथ था,
वहां से कंप्लेन जाती है और उधर से टीएन सेशन लाइन पर आ जाते हैं, उस व्यक्ति को ढूंढवाते हैं और ये कहते हैं कि आप उस बूथ पर जाइए और फिर से जाके अपना वोट कास्ट कीजिए। मतलब एक सिस्टम ऐसे काम करता है। निर्वाचन आयुक्त का एक टीएन सेशन का एक वो काम उस दिन पूरे पटना में नहीं पूरे बिहार में गूंज रहा था। तो हम सब ने ऐसे निर्वाचन आयुक्त, ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि टीएन सेशन का जो एरा आया हमारे सामने, इसने पहली बार निर्वाचन आयोग के होने का एहसास कराया और उसके बाद कई आयुक्त हुए। मैं तो ये कहूंगा कि वहां से लेकर राजीव कुमार तक हमें इतनी दिक्कत नहीं लगी, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में दिक्कतें बढ़ी है ना। तो आज सबसे बड़ी चुनौती मैं इस रूप में देख रहा हूं कि निर्वाचन आयोग का काम ये है कि वो जनता में आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन न करे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेमो करे कि ये नहीं संभव है। कैसे नहीं संभव भाई? आप छोटी चीजों में अगर मोबाइल का इस्तेमाल होता है तो ओटीपी आता है, ओटीपी कहाँ जा रहा है? कहीं तो गया होगा ना, कोई नेटवर्क। तो आप सोचिए कि अगर इस पूरे सिस्टम में कहीं कॉल सेंटर का इस्तेमाल हो रहा है तो हमारी अस्मिता पूरी खतरे में। निर्वाचन आयोग को पता नहीं है, हमको पता नहीं है, मेरा वोट कट रहा है, मेरे मोबाइल से 10 वोट कट रहे हैं, मेरे मोबाइल से 20 वोट कट रहे हैं, हमको पूरी अस्मिता, पूरा सिस्टम खतरे में। मैं अपनी बात फिलहाल वही खत्म करूंगा कि मुझे मशीन से दिक्कत नहीं, मुझे सिस्टम से दिक्कत है। और ये बंगलोर से लेकर राहुल गांधी के दिल्ली तक के आरोपों से साबित हो रहा है कि हाँ, सिस्टम में बैठे हुए लोग ईमानदार नहीं है, सिस्टम के लोग में खोट है। और राहुल गांधी का यह बयान भी बहुत लाउड और बहुत महत्व का है कि निर्वाचन आयोग के अंदर से हमें सूचनाएं मिल रही हैं। ये कहीं न कहीं हमारी उस आस्था को और मजबूत करता है, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि सिस्टम पूरा गड़बड़ नहीं होता, सिस्टम में कुछ लोग गड़बड़ होते, सिस्टम को चलाने वाले कुछ लोग गड़बड़ होते हैं, सिस्टम पूरा गड़बड़ नहीं होता। हमारी आज आस्था मजबूत होती है कि अगर चुनाव आयोग के अंदर से सूचनाएं आ रही हैं, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इन चीजों के खिलाफ ध्वनियां और लाउड होंगी, स्वर और तेज होंगे, अंदर से चीजें और बाहर आएंगी। ये सत्ता के और इस पर्टिकुलर एपिसोड में अगर देखा जाए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, हमारे चुनाव आयोग के सचेत होने का समय है। राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम की बात करते हुए जो पॉज दिया है ना, ये पॉज निर्वाचन आयोग को अलर्ट करने का मौका दे रहा है, उसको इसी रूप में लेना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात कही सर, राजीव कुमार तक। लेकिन जो आलंद का चुनाव था वो राजीव कुमार के नेतृत्व में ही हुआ था, कर्नाटक विधानसभा का चुनाव। और चुनाव आयोग ये भी गिना रहा है कि वहां पर कांग्रेस जीती। राजीव कुमार के पहले तक मैंने कहा 2023 का जो विधानसभा चुनाव है। हाँ। उसके बाद उत्तम सर जो है, आप इसको कैसे देख रहे हैं, जो चुनाव आयोग खारिज कर रहा है, जबकि राहुल गांधी ने मंच पर सबूत पेश किए, लोगों को खड़ा किया, और वो कह रहा है कि जो नाम डिलीट करने की प्रक्रिया है वैसे ऑटोमेटेड तरीके से नाम डिलीट नहीं होता है। वो पूरी तरीके से खारिज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि लोगों को वहां पर खड़ा करके राहुल गांधी ने दिखाया कि किस तरीके से एक महिला है, गोदाबाई शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं था। और बिहार एसआईआर में भी हम ये सब देख रहे हैं। महाराष्ट्र के राजौरा सीट की बात की राहुल गांधी ने, जहां एडिशन हुआ, यहां आलंद में डिलीशन हुआ। इस पर आपकी जो एक पूरी प्रतिक्रिया है वो हम जानना चाहेंगे। देखिए राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया वो मेरे समझ से अभूतपूर्व है। इसके पहले कभी भी कोई नेता प्रतिपक्ष किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो चुनाव को रिग कर रहे हैं, तो चुनाव को जो गड़बड़ियां कर रहे हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस आरोप है और इस सीरियस आरोप का जो है वो सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के सबूत उन्होंने दिया, अब उसको आप इल्जाम की तरह से देख सकते हैं या सबूत के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन किसी भी जरिए से आप उसको देखिए तो वो बहुत चिंताजनक है। वो चिंताजनक इसलिए है कि ये मैनुअली नहीं हुआ। वो जो मेथड को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई आदमी का काम नहीं है,
ये सॉफ्टवेयर का काम, ये सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया गया। वो प्रोग्राम जो है वो हजारों वोटर्स का नाम एक साथ वो डिलीट कर सकता है। उन्होंने मिसाल दिया कि भाई जो फॉर्म डिलीट करने के लिए सबमिट किए गए ऑनलाइन, वो 36 सेकंड में 2 फॉर्म सबमिट किए गए। और वो चुनौती देकर वो कहने लगे कि भाई आप ये दिखाइए, आप खुद फॉर्म भर के देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है। तो जाहिर है कि भाई 36 सेकंड में अगर फॉर्म गिना रहे हैं, आप फिलअप कर रहे हैं, ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, तो ये मैनुअली तो पॉसिबल है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि भाई जो टेलीफोन का इस्तेमाल किया गया, जिस टेलीफोन पर ओटीपी भेजा गया होगा, वो टेलीफोन जो है कर्नाटक के बाहर के थे, कंस्टिट्यूएंसी कर्नाटक का। फोन आ रहा है कर्नाटक के बाहर के फोन से, और वो फोन पर एक ओटीपी जा रहा है, और वो जो है डिलीट किया जा रहा है वहां पे। तो चुनाव आयुक्त को ये बताना चाहिए कि भाई उनके नियम क्या हैं। पहली बात तो ये कि भाई कोई भी फॉर्म 7 सबमिट कर सकता है, कितना भी, चाहे वो 10, 12, 15, 20, 90, 100, 500, कुछ भी फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। ये वो उनको खुलासा करना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर ये ऑनलाइन है, अगर डिजिटल सब कुछ हो रहा है, तो ये बात राहुल गांधी का कहना सही है कि भाई इसका सबूत जो है वो चुनाव आयोग के पास होगा, और चुनाव आयोग के पास ये भी पता होगा कि भाई कौन लोग ये कर रहे हैं, किस फोन नंबर से इस्तेमाल हो रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, और उसका डेस्टिनेशन क्या है वहाँ पे। तो ये अगर पता चलता है, जो कर्नाटक के सीआईडी 18 महीने से इसकी छानबीन कर रही है, और जो राहुल गांधी ने कहा कि 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां लिखी गई ये सब जानकारी के लिए, और उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया वहाँ पे। तो ये भी बहुत सीरियस आरोप है कि भाई चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देती है वहाँ पे। चुनाव आयोग अगर 18 महीने में जवाब नहीं दे सकती है, तो क्या हम लोग ये मान लें कि भाई चुनाव आयोग के पास कोई सबूत नहीं है वहाँ। तीसरी बात जो है उन्होंने किया वो है कि वो कर्नाटक से लोगों को प्रोड्यूस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको प्रेजेंट किया गया, और उनको बताया गया कि भाई ये आदमी है जिसके नाम से डिलीट हुआ, और ये आदमी है जिसका नाम डिलीट हुआ। जिसने डिलीट करवाया उसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया, और जिनका नाम डिलीट हुआ उनको भी प्रस्तुत किया, और दोनों को पता नहीं है। वो कर्नाटक में बैठे हुए हैं। जिसने करवाया वो हो सकता है कि कर्नाटक में हो सकता है कर्नाटक में नहीं हो, कर्नाटक के बाहर का हो। अगर बाहर है, कॉल सेंटर से हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी अगर ये सब कर रही है, तो उसको कैसे पता कि किसको डिलीट करना होगा? उसको कैसे पता कि भाई सीरियल नंबर 1 का नाम लेना पड़ेगा? कैसे वो प्रोग्राम कर रहा है कि भाई फलाने बूथ में, फलाने लिस्ट में ये वोटर जो है उसके नाम से हमको डालना है और इसका नाम डिलीट करना है वहाँ। तो इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा होगा, एक बहुत बड़ी साजिश काम कर रही होगी, और ये कोई मामूली बात है नहीं। तो इसलिए चुनाव आयोग अगर एक ट्वीट करता है या केवल ये कह के निकल जाता है कि साहब ये बकवास है, ये बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है, वगैरह वगैरह, तो मुझे लगता है कि वो स्टेज खत्म हो गया। वो स्टेज खत्म हो गया। अब ज्ञानेश कुमार उस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बात बोलकर निकल नहीं पाएंगे वहां पे। और ये हम लोग सबको पता है कि चुनाव की प्रक्रिया जो है वो परफेक्ट नहीं रही, कभी भी नहीं रही। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई कांग्रेसी नेता जो हैं वो भी जीते हैं और वहां भी रिगिंग हुआ है। तो वो खुद मानते हैं, बीजेपी के लोग खुद ही मानते हैं कि हाँ साहब रिगिंग हुआ है। उन्होंने ईवीएम के सवाल पर किताब लिखा, ईवीएम के सवाल पर आंदोलन किया, ईवीएम को मैंने खारिज करने के लिए आंदोलन किया, उसके बाद वो चुप हो गए। अब जो है ईवीएम से बात आगे बढ़ गई है, अब ऐप की बात हो रही है, अब वोटर लिस्ट फ्रॉड की बात हो रही है, अब वोटर लिस्ट से डिलीशन और एडिशन की बात हो रही है, और ये किसी भी स्टेट के बाहर से ये हो रहा है और कोई सॉफ्टवेयर यूज करके कर रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए अब पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है या कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। और आप लोग देखिएगा कि पिछले कई सालों से ये चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि ये सरकार जो है, ये सरकार डिजिटल इकोनॉमी पर और डिजिटल काम करने पर बहुत जोर लगाती है। वो सब कुछ डिजिटल है, सबका वेबसाइट है, सबका ऐप है,
ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, और वो हिंदी और अंग्रेजी में होता है। और हिंदुस्तान की जनता जो है उसमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी में सक्षम हैं वो करने के लिए, उसके बारे में कोई नहीं पूछता है वहाँ पे। तो इसलिए ये अजीब सा ये है, और उनका जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। एक खामी का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप, हम लोग जानते हैं कि हर एक चुनाव में लोग जाते हैं वोट डालने के लिए, और उनको कहा जाता है कि नहीं साहब, आपका नाम जो है वो गलत है लिस्ट में, आप वापस चले जाइए। आपके नाम में गलती है, एड्रेस में गलती है, आपके पिताजी के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका नाम नहीं है लिस्ट में, इसलिए आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उनको कोई रसीद नहीं दिया जाता, उनको कोई ये पावती नहीं दिया जाता कि इस कारण से आपको नहीं दिया जा रहा है, वोट नहीं देने देंगे हम वहाँ पे, और वो उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो ये किस तरह की प्रक्रिया है भाई? आप एक अधिकार को, एक फंडामेंटल राइट है, सोवरेन राइट है वोट देने का, उससे आप छीन रहे हैं, और आप कारण भी नहीं बता रहे हैं, और उसको मौका भी नहीं दे रहे हैं उसको चैलेंज करने का। ये कौन सा ही है? लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे चुनाव रिफॉर्म के नाम पर जो है कुछ होता नहीं है, और बीजेपी जो है ये बात समझ गई है कि भाई वो पार्लियामेंट से कुछ भी चाहे वो पास करवा लेगी। और जो तस्लीम साहब जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे कानून जो है उन्होंने पास किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो चुनाव आयोग को नियंत्रण करना चाहते हैं, और वो नियंत्रण शायद कर रहे हैं। तो जवाबदेही जो है वो दोनों की है, भारतीय जनता पार्टी की भी है, सरकार की भी है, और चुनाव आयोग का भी है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि बीजेपी जो है अभी तक कूद चुकी होगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव आयोग के डिफेंस में वो कूद चुकी होगी, और उसको वो डिफेंड करेगी। क्यों कर रहे हैं आप? अब चुनाव आयोग को डिफेंड करने दीजिए, उनको सबूत दिखाने दीजिए, उनको बोलने दीजिए कि भाई उनके पास क्या है। अगर नहीं है तो वो भी कहें कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, प्रक्रिया दूसरी है। राहुल गांधी जो है वो गलत बात कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, जो वो कहते हैं, लेकिन सबूत के साथ नहीं कहते हैं। तो अब लगता है कि वो मामला जो है और तूल पकड़ रहा है, और एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि चुनाव के बारे में हम बात नहीं करते हैं, चुनाव के बारे में हम सोचते नहीं हैं, चुनाव के बारे में सवाल नहीं उठाते हैं। हाँ, तो ये राहुल गांधी ने जो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वोट चोरी का जो मामला उठाया, उसमें इतना कम से कम हो रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग चुनाव के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, सवाल पूछना शुरू कर दिया है। ये अच्छी बात। और दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ों के पीछे जो है कि पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, जो चुनाव आयोग को काम करना चाहिए उसके लिए। और दूसरा है कि हर एक चुनाव के बाद जो दूसरे मुल्कों में होता है कि भाई हर एक चुनाव के बाद एक ऑडिट होता है, एक ऑडिट होता है ये देखने के लिए कि गलतियां क्या हुई, ये ऑडिट होता है देखने के लिए कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है, ये ऑडिट होता है ये देखने के लिए कि भाई शिकायतें कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं वहाँ पे। तो ऑडिट की जो ज़रूरत है वहाँ पे, वीवीपैट आपके पास है, आप गिनिएगा नहीं, ईवीएम को आप एग्जामिन करने नहीं दीजिएगा, उसका सोर्स कोड जो है वो आप रिवील नहीं कीजिएगा वहाँ पे। तो ये लगातार ये होता आ रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है सीक्रेसी के नाम पर और कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर जो है ये सब पर जकड़ कर बैठा हुआ है, और उस पर जो है कुछ लोग हावी हैं। तो ये जनता के लिए चुनाव होती है, और जनता को ये जानने का हक है कि भाई आप कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं, क्यों अपना रहे हैं, उसमें खामियां क्या हैं, उनको आप खामियों को दूर करने के लिए आपने किया क्या है वहाँ पे। और एक बात कि भाई इस तरह के जो संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग हो या दूसरी संस्थाएं हैं, उन पर पार्लियामेंट की कोई जवाबदेही नहीं, वो पार्लियामेंट की तरफ भी जवाबदेही नहीं है। तो आप चर्चा ही नहीं अपने को करने देते हैं। अपने को स्वतंत्र संस्था कहते हैं आप वहाँ पे, आप कहते हैं कि भाई सरकार का हमारे ऊपर में कोई नियंत्रण नहीं है, हम तो स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र हैं तो कम से कम पार्लियामेंट को तो एक रिपोर्ट सौंपिए, पार्लियामेंट में तो आप जाइए, पार्लियामेंट में साल में एक बार तो कम से कम जवाबदेही आपकी बनती है, सवालों का जवाब तो देना बनता है वहाँ। लेकिन उसके लिए भी कोई कानून नहीं है वहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे सवाल जो हैं उठ खड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव है। ये राहुल गांधी ने ठीक ही कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं है,
हम जो कर रहे हैं वो हमारा काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग का ये काम नहीं कर बिल्कुल रही सर, है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर। अंत में एक एक मिनट जो है बस हम इस पे लेंगे। तस्लीम सर, जैसा कि आपने रिस्पांस देखा है तमाम मामलों में, चाहे अखिलेश यादव के आरोप हों, चाहे बीजेडी ओडिशा की पार्टी जो है उसके आरोप हों, और राहुल गांधी का ये जो सिलसिला चल रहा है, जिस तरीके से वो जवाब मांग रहे हैं, आप देखिए कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो तुरंत बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और तब कहा गया था कि बीजेपी डिफेंड क्यों कर रही है, चुनाव आयोग जवाब दे। उसके बाद बहुत दबाव में आए ज्ञानेश कुमार सामने, और जो सर उन्होंने अपना जवाब मतलब एक तरीके से रिलीज किया गया है इस पीसी के बाद, उसमें वो मान रहे हैं कि 2023 में अटेम्प्ट हुआ था कुछ वोटरों का नाम डिलीट करने का, और राहुल गांधी कर्नाटक सीआईडी और वहां से जो जांच की प्रक्रिया है उसका हवाला देकर कह रहे हैं कि आपको लेटर भेजे गए थे। तो आप सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने हरियाणा में भी सीसीटीवी और डिजिटल डेटा देने से इनकार कर दिया, कानून ही बदलवा दिया। तो आप इस पर कैसे देख रहे हैं इसको? क्या चुनाव आयोग अगर जवाब देता है तो जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि इसके पीछे कौन है? देखिए, आपने अभी कहा कि पिछली बार बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया था, राहुल गांधी का सवाल उठे थे कि बीजेपी क्यों बोल रही है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अनुराग ठाकुर बीजेपी की तरफ से बैठकर राहुल गांधी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है उसका जवाब दे रहे हैं, और वो चुनाव आयोग को सही ठहरा रहे हैं। चुनाव आयोग ने की तरफ से सूत्रों के हवाले से जो न्यूज एजेंसीज का जवाब आया, वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीशन हो ही नहीं सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हम जो अफेक्टेड पार्टी है या अफेक्टेड वोटर है उसको मौका देते हैं कि अपनी बात रखें। गलत कह रहा है चुनाव आयोग। अगर सूत्रों के हवाले से भी बात आ रही तो झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर दो तीन महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, और जब वो कहते हैं कि एक सिस्टम या एक ऐप के जरिए किया जा रहा है, तो डिलीट करने वाला जो आवेदक है उसका भी इलेक्टोरल रोल में नाम होना जरूरी है। हर डिलीशन के पीछे जो आवेदक है उसका सीरियल नंबर 1 है। एवरी सिंगल लिस्ट में जो एप्लीकेंट है जिसने डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उसका सीरियल नंबर 1। पहली बात। दूसरी बात, मुझे आपका नाम डिलीट कराना है तो मैं सुबह 4 बजे उठ करके आपका नाम नहीं डिलीट कराऊंगा। उसमें समय भी दिखाया उन्होंने कि सुबह 4 बजे एक आदमी उठता है, 2 नाम डिलीट करता है 3 मिनट में, फिर सो जाता है। तो यानी एक बॉट या कोई बॉट काम कर रहा है, कोई सिस्टम काम कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ऑनलाइन डिलीशन प्रोसेस में एक ओटीपी जनरेट होता है जिसको एंटर करने पर ही नाम डिलीट होगा। वो ओटीपी चुनाव आयोग के सिस्टम से जनरेट होता है। अगर इतनी बड़ी संख्या में चुनाव आयोग के सिस्टम से ओटीपी जनरेट हो रहे हैं तो चुनाव आयोग अलर्ट क्यों नहीं हो रहा है कि लगातार एक के बाद एक और एक ही समय में 36 सेकंड में 12-12 ओटीपी जनरेट हो रहे हैं डिलीशन के लिए? तो क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग को अपने सिस्टम से नहीं चौकस होना चाहिए। और राहुल गांधी ने जो 2-3 चीजें मांगी है, उन्होंने सीधा कहा है कि आप आईपी डेस्टिनेशन हमें बता दीजिए, जिन आईपी डेस्टिनेशन से ये प्रोसेस शुरू किया गया। डिवाइस का डेस्टिनेशन पोर्ट बता दीजिए कि वो मोबाइल था कि लैपटॉप था कि टैबलेट था या जो भी था। और दूसरा, ओटीपी का एक ट्रेल होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओटीपी का ट्रेल होता है, ओटीपी चुनाव आयोग के सिस्टम से जनरेट होगा, वो उस एप्लीकेंट के मोबाइल पर जाएगा जिसका मोबाइल का इस्तेमाल करके वहां पर एप्लीकेशन डाली गई है, और वो उस समय वो ट्रेल के तौर पर वो उस समय कहाँ मौजूद है। वो उन्होंने बताया कि जो नंबर यूज किए गए वो दूसरे राज्यों में थे, कर्नाटका में तो नहीं थे। तो ये 3 पॉइंटेड सवाल है जिनका जवाब देना जरूरी है। तो ये देखते हैं आने वाले दिनों में ज्ञानेश कुमार फिर से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और जो उत्तम दादा जो बात कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जवाबदेही तो छोड़िए, अब दुस्साहस नजर आने लगा है। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग अंडर ओथ ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप बोलते रहिए जो कहते हैं, चुनाव कराना हमारा काम है। और उसमें आप नॉट यूजिंग दीज वर्ड्स,
लेकिन उसकी मंशा उसके पीछे यही है कि आप हमारे काम में दखल मत कीजिए, या हमारा काम है हम देख लेंगे। ये निहायत ही चिंता की बात है, बेहद चिंता की बात है। इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला काम हो रहा है, और जिसके लिए राहुल गांधी अगर आज खड़े हुए हैं, और जो उत्तम दा ने रेखांकित किया था, उन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं, ये उन संस्थाओं का काम है इस डेमोक्रेसी की रक्षा करना। वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझको ये काम करना पड़ रहा है। ये समय आ गया है कि जब इसके लिए चौतरफा आवाज उठाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि संसद का जब शीत सत्र शुरू होगा तो इसके ऊपर निश्चित रूप से संसद में बात होना चाहिए। विपक्ष तो अपनी तरफ से उठाएगा ही, लेकिन अगर सत्ता को लगता है तो उसकी विश्वसनीयता पर सब प्रश्न उठ रहा है, तो उसको भी सफाई देने की जरूरत है। तस्लीम सर, जो है अभी विंटर सेशन में तो डिमांड हुई थी चुनाव कराने की, और सॉरी विंटर सेशन, अभी जो ये मानसून सत्र में डिमांड हुई थी, लेकिन जो है सत्ता पक्ष तो तैयार ही नहीं हुआ। और क्या आपको लगता है कि वो कभी तैयार होगा? क्योंकि पूरा सिस्टम जो है एक तरीके से सवाल लगता है, बिल्कुल लगता है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो नारा उछला है, वोट चोर गद्दी छोर, ऐसा नहीं है वो सिर्फ बिहार में सुनाई दे रहा है। उसकी गूंज दिल्ली में सत्ता के गलियारे से होती हुई संसद भवन के अंदर पहुंच चुकी है, और वो उसकी गूंज अब इतनी तीक्ष्ण और तीव्र होने वाली है कि सत्ता को, मैं उम्मीद करता हूं कि उसको मजबूर होकर इसके ऊपर चर्चा करानी ही पड़ेगी, अगर उसको अपनी विश्वसनीयता को बहाल करना है, अगर जरा सी भी विश्वसनीयता है इसके अंदर। नागेंद्र सर, महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर आप देखिए कि वहां की भी एक सीट का जिक्र किया राहुल गांधी ने, और वो लगातार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ मिलकर के एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और जिस तरीके से अब डेटा आ रहा है उसको आप मतलब चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय, सबूत पेश करने के बजाय जिस तरीके से काम कर रहा है, उसमें अब कितना भरोसा बचा है ज्ञानेश कुमार पर और इस संवैधानिक संस्था पर? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग ने तो ये बार बार साबित किया है, महाराष्ट्र से लेकर के यूपी के चुनाव में, बिहार के चुनाव में, हर चुनाव के बाद सवाल उठे हैं, और हर बार उसने साबित किया है कि वो अपना पल्ला झाड़ लेगा। वो भाई अभी जो अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, वो खाली राहुल गांधी को कंडेम कर रहे हैं एज यूजुअल, जैसे वो करते हैं कि 90 बार ये हो गया, इतनी बार ये हो गया, इतनी बार ये हो गया, और चुनाव हारे हैं। ये मतलब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कोई मतलब नहीं है इसमें। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरत है चुनाव निर्वाचन आयोग की, सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार की, और ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरत नहीं है। ज्ञानेश कुमार को एक ऐसा मंच सजाना होगा जहां पर उन्होंने एक एक चीजों का क्लैरिफिकेशन देना होगा कि नहीं, ये संभव नहीं है, इन कारणों से संभव नहीं। भाई आप देखिए, जिस तरह से मोबाइल और ऐप के जरिए ये हुआ है, जब भीमा कोरेगांव जैसे मामले में लोगों के कंप्यूटर में, लोगों के लैपटॉप में चीजें प्लांट हो सकती हैं, तो इस धरती में कुछ भी हो सकता है, ये समझा जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी के युग में जिस तरह से उत्तम दा कह रहे थे ना अभी, कि हर चीज को टेक्निक से जोड़ दिया गया, हर चीज मोबाइल जोड़ दिया गया है, सारे ट्रांजेक्शन उसी को होने हैं, सब कुछ उसी को होना। हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास हमारा सब कुछ गिरवी सब उनके हवाले हो चुका है, और उसका वो खुल के बेजा इस्तेमाल हो रहा है। इस समय निर्वाचन आयोग का, इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी सरकार का, मैं सरकार की बात ही नहीं करूंगा, सबसे पहले निर्वाचन आयोग आए और ये बताए कि ये संभव नहीं है। भाई जो तस्लीम साहब सवाल उठा रहे हैं, ये जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, जो हम सबका सवाल है कि ओटीपी कहाँ जनरेट हो रहा है? भाई बिना ओटीपी जनरेट किए नहीं हो सकता है, एक ही नंबर से सब कुछ। तो ये विश्वसनीयता का ऐसा संकट है जिस पर हम जितनी बार बोलेंगे, हम एक ही बात बोलेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को, भाई मुझे देखिए, अगर ज्ञानेश कुमार को उस स्वर में बात करनी है जब वो बहुत तेवर के साथ वो ये कह रहे थे कि क्या मैं महिलाओं की सीक्रेसी डिस्क्लोज कर दूं वीडियो दिखा करके, वो बात करी, तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने यहाँ खामोश बैठे रहना चाहिए। अगर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाकई ये बताना है कि नहीं,
इंडियन डेमोक्रेसी में हम अभी, हमारी डेमोक्रेसी बची हुई है, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में चीजें पास साफ हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, तो उनको ये दिखाना होगा, खाली कहना नहीं होगा। और ये हाई टाइम जिसे कहते हैं, हाई टाइम जब उन्हें ये स्टेब्लिश कर देना चाहिए 1-2 दिन के अंदर। उत्तम सर, आखिरी कमेंट आपसे लेंगे और फिर इसको जो है कंक्लूड करेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी और तमाम राज्यों के चुनावों की बात है। इस इलेक्शन कमीशन के साथ विपक्ष को बिहार चुनाव में जाना है। ज्ञानेश कुमार अभी कहीं नहीं जा रहे हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने पिछली बार देखी थी कि किस तरीके की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कैसे जवाब थे उनके। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो लगातार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की हैं, ज्ञानेश कुमार वाले जो चुनाव आयोग है उसके साथ चुनाव में जाना विपक्ष के लिए कितना सही फैसला होगा? क्या एक मतलब सुप्रीम कोर्ट या किसी और संस्था या फिर इंडिपेंडेंट बॉडी बना करके किसी तरीके की मांग रखनी चाहिए विपक्ष को, या फिर नहीं ज्ञानेश कुमार के साथ ही जैसे चुनाव कराएंगे वैसे ही लड़ना है? क्या देख रहे हैं आप आगे? मुझे लगता है कि बॉयकॉट करने का तो कोई तुक नहीं बनता है और बॉयकॉट करने से कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग को आप चुनौती तो नहीं दे सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको आप ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस पर अंकुश डाल सकते। राहुल गांधी सर, बस 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जनता को तय करना है, ये जनता को तय करना है और चुनाव जो है वो जनता के लिए होती है। जनता को अगर ये लगता है कि भाई चुनाव जो है वो स्वच्छ है और चुनाव जो है स्वाभाविक है और चुनाव में कोई धांधली नहीं हो रही है, या उनको लगता है कि भाई जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है वहाँ पे, तो वो चलता रहेगा वहाँ पे। राहुल गांधी जो कर रहे हैं या विपक्ष को जो करना चाहिए वो है कि जनता को आप जागरूक कीजिए। अब तक तो वो भी नहीं होता था, अब तक तो ये भी नहीं होता था कि विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो मुद्दों को उठा के जनता के पास जाएं। अब कम से कम उन मुद्दों को उठाया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है वहाँ पे। तो ये पूरी तरह से ये जनता पर आधारित है और मुझे लगता है कि इस चुनाव में अब देखिए क्या होता है। मैंने ऐसे भी बहुत चुनाव हुए हैं हमारे मुल्क में, यहाँ पे पूरे सरकारी तंत्र पर सत्ता पर ये होते हुए भी वो पार्टियां हारी हैं। ऐसा नहीं है कि वो पार्टियां हारी नहीं है, वहाँ सब कुछ करके, सब कुछ कोशिश करने के बाद भी पुलिस लगा के, पूरा सरकारी तंत्र को लगा के, जितनी गड़बड़ियां कर सकते हैं वो करके वो जनता के सामने फिर भी हारी। तो इसलिए भारत के जनता को मुझे लगता है कि अंडर एस्टिमेट करने के कोई कारण नहीं है और विपक्ष को इसी तेवर के साथ जो है वो सवाल उठाना चाहिए, इसी तेवर के साथ जो है एक्सपोज करना चाहिए और इसी तेवर के साथ जो है जनता के पास जाना चाहिए कि भाई ये फैक्ट्स हैं, ये सत्य है, वहाँ पे आप तय कीजिए कि भाई आप क्या कीजिएगा, किसके साथ। तो इसलिए मुझे इमीडिएटली कुछ रिलीफ, तो मुझे आप ठीक कह रहे हैं कि कोई रिलीफ दिखता नहीं है लेकिन कोई उपाय भी नहीं मेरी राय। ठीक सर, और इसी आपकी प्रतिक्रिया के साथ आज की डिबेट। हाँ सर, म्यूट है सर आप। मैं एक छोटी सी बात आखिर में कहना चाह रहा था। जी। राहुल गांधी सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, वो चुनाव आयोग को सुधरने का तो आगाह भी कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अंदर से ही लोग अब हमें जानकारियां दे रहे हैं, ये चुनाव आयोग के लिए अलर्ट है और उन्होंने संदेश दिया है चुनाव आयोग को कि हमारी आपसे निजी दुश्मनी नहीं है। हम व्यवस्था जो आपने अपना रखी, जो प्रक्रिया आपने अपना रखी है, जिसको आप बुरी तरीके से जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उसमें सुधार चाहते हैं और आपको आगाह कर रहे हैं कि अब आपके अंदर के ही लोग आपकी इस व्यवस्था से परेशान होकर हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ कोई उनकी नहीं सुन रही। और ये मुझे, और जो कर्नाटका का मामला, उसकी शुरुआत वहीं से हुई ना कि जब बीएलओ के अपने रिश्तेदार का नाम ही कट गया और उसने जब ट्रेल करना शुरू किया था, उसको पता चला कि क्या चल रहा है। राहत इंदौरी ने बिल्कुल ठीक कहा था
लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बिल्कुल सर, इसी के साथ जो है आज के इस डिबेट की मतलब अंत करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि राहुल गांधी जो लगातार सवाल उठा रहे हैं वो लोकतंत्र का सवाल है, संवैधानिक संस्थाओं का सवाल है, और उन सवालों पर जनता को सोचना होगा। हर अपोजिशन की पार्टी आवाज उठा रही है, वो जनता के बीच हैं, और इन सवालों पर नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज लगातार बात करता रहेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जनता के सवालों को उठाएं। आप सब दोस्तों के साथ एक रिक्वेस्ट है हमारी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ से हमें अवगत कराएं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और जो हमारी कोशिश है सवाल पूछने की, आवाज उठाने की, वो जारी रहेगी। सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और समय देने के लिए आप सबका जो है एक बहुत ही तात्कालिक तौर पर जो है इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।